गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 10वीं के 10th के बोर्ड देने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम सब बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक तरह से बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस के सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में थोड़े संक्षिप्त रूप में जानेंगे, क्योंकि साल भर में तो आपने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा ही होगा, शायद, है ना, पढ़ा है ना। लेकिन अब ज़रूरत है कि उसके सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियरली समझ में आए और आपको वो याद रहें, ठीक है ना। अगर आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद रखते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को फेस कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इस बात को हम लोग शुरू करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस, जो क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो इससे रिलेटेड है इस चैप्टर से, उसके बारे में जानना। पहला हमारी बात होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। साधारण अर्थ समझिए, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से रिलेटेड हैं तो हिंदी में कोई चीज़ हम लोग को ज़्यादा नज़दीक में लगता है। तो ऐसे समझिए कि लाइफ मतलब जीवन और प्रोसेस मतलब जीवन चलाने के लिए जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो एक्टिविटी हमारे बॉडी में ज़रूरी हैं, उनको हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसी का डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है, आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। ठीक है, तो वो एग्जिट करने के लिए हमारा इस चैप्टर में 4 प्रोसेसेस के बारे में हम लोग जानते हैं मेनली: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, और उन्हीं के बारे में स्टेप बाय स्टेप और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये 4 है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है साधारण अर्थ में? इनटेक ऑफ फूड, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वी ऑल नो अबाउट दैट। और वो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एवरी लिविंग बीइंग गेट्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। और वो जो है हमारे बॉडी में हम इंटेक करते हैं और उसका आगे प्रोसेसिंग होता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है एनर्जी प्राप्त करता है। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक्चुअली जो एसिमिलेटेड फूड होते हैं, जो आफ्टर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को के हर एक सेल के पास आता है, उसका वो प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका कंप्लीट एनर्जी का लिबरेशन हो पाता है। वो हमारा रेस्पिरेशन के दौरान होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब जो एनर्जी हमें मिल गई, अब उसको हमारे पूरे बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट किया जाए। एक जगह, ट्रांसपोर्टेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी चीज़ ले जाना। यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या है? एनर्जी, जो कि हमें फूड से प्राप्त हुआ है और रेस्पिरेशन के दौरान लिबरेट हुआ है। और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाने चाहिए ताकि डिफरेंट सेल्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटी को कर सकें। उसके बाद चौथा है एक्सक्रीशन। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके डिटेल में। न्यूट्रिशन के अंतर्गत, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? विच आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन विच आर नेसेसरी फॉर आवर एनर्जी लिबरेशन फॉर द बॉडी, उनको हम लोग जो है न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट जिस प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स को प्राप्त होता है, वही प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपने स्टार्टिंग क्लास में, आई थिंक 7, 8 हर क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। और मेनली 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स अपने आप, ठीक है। आप कहीं भी ऑटोमेटिक शब्द तो हम और आप हमेशा से जानते हैं, हर जगह यूज करते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो अपने आप होता है। अपने आप का क्या मतलब है कि इन्वायरमेंटल चीज़ से अपने आप वो एनर्जी, अपने लिए एनर्जी गेन करते हैं। और ये काम जो है मेनली ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया कर पाते हैं। वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। इन्वायरमेंटल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में अपने लिए एनर्जी लिबरेट करते हैं। कुछ उसमें कीमोट्रॉपिक भी होते हैं, जो कि कुछ केमिकल चीज़ों से, उसके अंतर्गत मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, जो कि
कुछ केमिकल्स से अपने लिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसके प्रेजेंस के कारण और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी मिलती है उसको, और विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यही प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो कि ग्लूकोज है, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ऑल दीज आर इसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। अब हम लोग फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मतलब आपको याद रखना है। ये सारे टर्म्स जो हैं बहुत ही संक्षेप में इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये सारे टर्म्स आपको एकदम से याद होने चाहिए। 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल, H2O का 6 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, which is present in green parts of the plant, then it makes C6H12O6, which is the formula of glucose, and after this reaction ऑक्सीजन लिबरेट। तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि वो ऑक्सीजन का लिबरेशन करते हैं, साथ ही फूड को बनाने का काम करते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटेल में आपको दिया हुआ है। इसमें 2 स्टेप आते हैं, एक लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन। अब नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है, चाहे मैं हिंदी पढ़ाऊं चाहे मैं बायो पढ़ाऊं, और शायद मैं कभी अगर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाऊं, तो मैं ये हमेशा बताऊंगी कि टर्म्स पे ध्यान दीजिए। वर्ड्स आप जानते हैं, उसका मीनिंग आप जानते हैं, बस उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, वो लाइट रिएक्शन कर रहा है। लाइट यानी कि सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में पहले फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का टूटना, ठीक है। फोटोलाइसिस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। एटीपी एंड NADPH फॉर्म्ड। इसके अंत में एटीपी जो कि एनर्जी का यूनिट होता है हमारे बॉडी सेल में, वो फॉर्म्ड होता है, और लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट से जो लाइट एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को, वो इसके दौरान जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा आपको डार्क रिएक्शन, जिसको कि केल्विन साइकिल भी कहते हैं, पर केल्विन साइकिल आपको दिमाग में नहीं रखने की जरूरत है। आपको संक्षेप में डार्क रिएक्शन इतना याद है तो काफी है। डार्क रिएक्शन यानी कि जो अंधेरे में होता है, जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि CO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अल्टीमेट जो प्रोसेस है, उसका जो लास्ट डेस्टिनेशन है, वो डार्क रिएक्शन के अंत में हमें प्राप्त होता है। यूजेज ATP एंड NADPH, जो कि यहाँ बन रहा है लाइट रिएक्शन के अंत में जो बन रहा है ATP और NADPH, वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है और डज नॉट नीड सनलाइट। नाम में ही है डार्क रिएक्शन, तो सनलाइट की जरूरत नहीं है। और इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। ये कभी कभी एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाले 3 स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। पहला है एब्जॉर्प्शन, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। तो और क्लोरोफिल पिगमेंट आपको प्रेजेंट है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में, ठीक है। Conversion of light energy into chemical energy. This is the second step of photosynthesis, splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. क्योंकि उस हाइड्रोजन को अब ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर के जुड़ना है, तो सबसे पहले उसका टूटना जरूरी है। उसके बाद रिडक्शन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्टेड होता है हाइड्रोजन के साथ मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो कि इसका लास्ट स्टेज है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं और एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोमाटा, जो कि आपको मेनली लीफ में प्रेजेंट होता है ना। लीफ के लोअर साइड में वो
स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए उनके लीव्स में ये स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और गार्ड सेल के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। गार्ड सेल नाम ध्यान में दीजिए। तो गार्ड क्या होता है? जो कि किसी चीज की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोमाटा के पोर्स में किस चीज की सुरक्षा कर रहा है कि कितना गैस अंदर लेना है, कितना बाहर जाना है, कितना वाटर वेपर, ट्रांसपीरेशन, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स। तो किसी भी छिद्र से, उस पोर से कितना वाटर मॉलिक्यूल को बाहर जाना है, कितना को रहने देना है, इन सारी चीजों का पर कंट्रोल गार्ड सेल के कारण होता है। और इसकी खासियत ये है कि जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भर जाता है, गार्ड सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स फिलअप हो जाता है, तो ये टाइट हो जाता है और उसके कारण जो है स्टोमाटा ओपन हो जाता है और जब ये रिलीज करता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो ये सिस्टम है जिसमें कि गार्ड सेल हेल्प करता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब जो किसी और पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, मेनली सारे एनिमल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स अपन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। तो उनको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंतर्गत मेनली 3 टाइप आते हैं, सेप्रोफिटिक, पारासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल पे से अपने न्यूट्रिशन को पाते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन में बहुत संक्षिप्त तरीके से यहाँ पे नोट्स दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि साइंस में कोई भी बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। इफ़ यू नो अबाउट द मेन थिंग देन यू कैन राइट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस, ठीक है ना। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, और इसका एग्जाम्पल है फंजाई और मोल्ड्स। जितने भी फंजाई होते हैं, फंजाई क्या होते हैं? फंजाई एक ग्रुप होता है, स्पेशल ग्रुप होता है, और उसका एग्जाम्पल मोल्ड्स है। पारासिटिक न्यूट्रिशन, पारासाइट जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं, तो दूसरे पे जो डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनमें होस्ट होता है और होस्ट पे वो डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन को पाने के लिए। और होस्ट की बॉडी में, होस्ट के बॉडी सेल में सारा काम होता है डाइजेशन का, और फिर वो डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्ट होस्ट की बॉडी से इनटेक कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा लाइस, टिक्स, टैपवर्म, लाइस समझ रहे हैं ना, हमारे सेट पे जो जुएं हो जाती हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है कि वो अपना खाना जिसकी बॉडी पर रहते हैं उसकी बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप होता है न्यूट्रिशन का। इसके अंतर्गत क्या है, ह्यूमंस, काउ, डॉग, मतलब जो डेवलप्ड इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस तरह के न्यूट्रिशन को शो करते हैं, और इसके अंतर्गत एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हुए और लास्ट में उसके फुल एंड फाइनल स्टेज पे पहुंचाते हैं, और उसके बाद बॉडी उससे एनर्जी इनटेक करती है। इसीलिए ये प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे 5 स्टेप में पूरा होता है। इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, अ कंप्लीट प्रोसेस ड्यूरिंग विच विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स वो जो फूड है वो कन्वर्टेड होता है सिंपलर फॉर्म में। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज डन बाय ईच एंड एवरी सेल्स डाइजेस्टेड फूड का। और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है कि उसकी एनर्जी को इनटेक करना, और आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसका बॉडी सेल से बाहर निकालना, वो इजेशन होता है। अब हम लोग दूसरी बात पे आते हैं, दूसरे स्टेप पे आते हैं। एक है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस, इस वर्ड का मीनिंग ही होता है कि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म आपस में इन्वॉल्व है न्यूट्रिशन के दौरान, और बोथ हेल्पिंग ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है कुछ ना कुछ चीज़ के लिए। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इसका आसान सा इजी सा एग्जाम्पल है लाइकेन, जिसमें कि एल्गी और फंजाई
दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। एल्गी फूड बनाने का काम करता है और फंजाई वाटर एब्जॉर्ब करता है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे की हेल्प करके दोनों एक दूसरे के ग्रोथ में मदद करते हैं, इसीलिए इसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन आपने बहुत ही पहले से ये पढ़ रखा है, इसलिए बोर्ड्स एग्जाम में थोड़ा कम ये देखने को मिलता है, लेकिन आपको जानना तो है ही, क्योंकि हर एक ड्राइंग इंपॉर्टेंस रखता है। और ड्राइंग में आपको ये ध्यान में रखना है कि आजकल ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, आप लोग भी जानते होंगे आई थिंक, ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, पर ड्रॉ किया हुआ पिक्चर आता है और आपको उसमें लेबलिंग करना रहता है डिफरेंट पार्ट्स को। तो यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन एनी सिस्टम, ठीक है, और उनका क्या पोजीशन है, क्योंकि यहाँ नंबर वाइज रहेगा और उसको आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना होता है सही। जैसे कि माउथ सबसे पहला है, माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं जिससे सलाइवा सेक्रेट होता है, और एक्चुअली डाइजेशन गेट्स स्टार्टेड इन आवर माउथ, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रेट होता है उसमें पहला एंजाइम से सामना भोजन के पार्टिकल्स का वहीं पर हो जाता है। उसके बाद है ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसको कि नॉर्मली हम लोग फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। तो फूड आफ्टर दैट इससे पास होता है और स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक के बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आता है, और यही स्टोमक के पास आप देखिए लीवर है और पैनक्रियाज है, ये दो जो हैं वो ग्लैंड हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम को सिक्रीट करने का काम करते हैं, विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट रेक्टम में पहले जमा होता है वेस्ट मटेरियल और एनएस से बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ देखिए आपके स्लाइड पे है कि डिफरेंट ऑर्गन क्या है। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इसको एक बार नोट डाउन भी कीजिएगा, और इसको अगर याद रखते हैं तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स और कहाँ पे कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। माउथ, टीथ है, टीथ हमारे में 4 तरह के टीथ होते हैं, और वो टीथ का काम क्या है कि वो फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फॉर्म में कटिंग करने का काम करते हैं। टंग की वजह से क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स में जो है सलाइवा जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम लोग बोलचाल में लाड़ बोलते हैं, वो जो है उसमें अच्छे से मिक्सअप होता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और हमारे फूड पाइप से, क्योंकि समझ सकते हैं कि कितनी पतली पतली ये सब रचनाएं हैं, तो उसमें से पार होने के लिए उसको काफ़ी सॉफ्ट होना पड़ता है। वहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को शुगर में बदलता है, और यहीं पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन बिगिन्स इन कौन से पार्ट में डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वो माउथ है, ठीक है। उसके बाद ओएसोफेगस, ओएसोफेगस में इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म्स। पेरिस्टाल्टिक का क्या मतलब होता है? सिकुड़ना और फैलना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और इस तरह से करते करते ये खाने को के पार्टिकल्स को जिसमें सलाइवा मिक्स है उसको पुश अप करता है ताकि वो नीचे की ओर आसानी से सरक सके, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको आता है स्टोमक। स्टोमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस जूस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस यहाँ पर मिक्स होता है, जिसमें कि पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ये 3 टाइप है, लेकिन मेन एंजाइम यहाँ पे पेप्सिन है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टोमक, ठीक है। इसको याद करने का एक आसान तरीका ये भी दिमाग में रखिएगा कि जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम हैं वो आप देखिए एमाइलेज, लेज, LASE, ये लास्ट में आपको मिलेगा। और प्रोटीन को पचाने वाले जितने भी एंजाइम है उसमें इन, प्रोटीन में भी इन है, IN लास्ट, और एंजाइम में भी के नाम में भी आपको इन मिलेगा। ये सब ट्रिक्स हैं छोटे छोटे, हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन होता है ना कि बार बार रिपीट करने से हमें वो आसानी से याद हो जाती है। तो मेरी भी यही कोशिश है आपको बताने की कि इसको ध्यान में रखिएगा। और जैसे अलग से ये भी पूछा जाता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो वो माउथ में शुरू होता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन फर्स्ट टाइम तो स्टोमक में शुरू होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब एसिड है, एसिड क्या करता है? नॉर्मली किसी चीज को जलाने का काम करता है। तो हमारे फूड पार्टिकल के साथ अगर कुछ अनवांटेड थिंग
लाइक सर्टेन बैक्टीरिया और अदर दैट टाइप ऑफ थिंग अगर हमारे बॉडी में फूड पार्टिकल के साथ इंटर कर जाते हैं तो HCl का काम है कि वो जो है सारे जो फूड पार्टिकल्स में अनवांटेड इस तरह के फॉरेन सब्सटेंस बढ़े हुए हैं उनको किल करने का काम करता है, क्योंकि उसके पास पावर है। दूसरा, ये एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन काम कर पाता है, एसिड के प्रेजेंस में ही पेप्सिन काम कर सकता है। उसके बाद तीसरा है म्यूकस। तो चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक चीज है, एसिड वर्ड आया, एसिड कितना जला सकता है, कितना पावरफुल होता है आप तो जानते ही होंगे। तो म्यूकस का सिक्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि ये हमारे स्टोमक को रिलीफ देता है, ताकि स्टोमक का जो इंटरनल वाल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण वो जले नहीं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है, और सच्ची बात भी है, मतलब कहा ही नहीं जाता है कि अगर हम प्रोटीन का इंटेक कम करते हैं हमारे बॉडी में तो HCl तो अपना बनेगा ही बनेगा, बॉडी पार्ट अपना काम तो करेगा ही करेगा, और उसको अगर पचाने के लिए प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो हमारे इंटेस्टाइन के इंटरनल वाल को ही पचाने लगता है, गलाने लगता है, और जिससे कि अल्सर बीमारी रिलेटेड होती है। ठीक है ना। बायो की मेरे को यही खासियत लगती है कि अगर आप बायो के सारे टॉपिक्स को जानते हैं तो आप अपने बारे में सारे बहुत कुछ जान जाते हैं, और तब आपके घर में इससे हमें डेली लाइफ में हमारा सामना होता है। बाकी सब्जेक्ट्स का फिर भी हो सकता है ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन डॉक्टर के पास हमें जाना ही पड़ता है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो टर्म्स हमारे बॉडी में किस तरह के डिफरेंसेस आते हैं किस चीज़ को यूज करने से, ये सारी चीज़ों को तो कम से कम लोगों को जानना ही चाहिए पढ़ने लिखने के बाद। तो ये समझिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जिसमें कि कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब कि जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड होते हैं। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये सच में बहुत ही स्मॉल होता है, ये सफिशिएंट लंबा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन होता है, मतलब कि सकड़ी पाइप जैसी जो नली होती है, उसका जो होल होता है वो काफी पतला होता है, इसके लिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पर लीवर और पेनक्रियास से जो जूस निकलते हैं, बाइल जूस, जो कि गोल ब्लैडर में जमा होता है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस वो वहाँ पे भोजन पार्टिकल्स के साथ, फूड पार्टिकल्स के साथ मिलते हैं। और उसके अलावा कुछ इंटेस्टिनल जूस भी होते हैं जो अल्टीमेटली ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमाइनो एसिड विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन, एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसमें कन्वर्टेड कर देते हैं। उसके बाद लीवर और पेनक्रियाज के बारे में आपको बताया हुआ है। और विलाई ये टर्म भी इम्पॉर्टेंट है। विलाई जो है ये प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि इंटरनल वाल पे प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका काम क्या है ना कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब क्या इतना जगह तो है नहीं अंदर में, सोच सकते हैं इतनी सी बॉडी में कितने कितने अंग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एब्जॉर्ब करना है अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट को, ताकि सारे सेल को सप्लाई हो सके, एनर्जी प्रोवाइड हो सके। तो वो सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और इसलिए वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, और उससे अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन संभव हो पाता है, ठीक है। तो विलाई वो है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अब फूड का क्या है कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, जो कि आप लोग याद करेंगे। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में अब एक्स्ट्रा वाटर जो प्रेजेंट है, उसमें जितने वाटर की बॉडी को ज़रूरत है वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और उसके बाद अब जो भी चीज़ बच गया, जो मटेरियल बच गया, वो अनडाइजेस्टेड बचा, वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो अल्टीमेटली हम लोग रेक्टम में जाकर के जमा होता है और एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन खत्म हुआ। अब न्यूट्रिशन में कौन कौन से मेन वर्ड्स आपने पढ़े, रिमाइंड कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन से टाइप हैं, उसके बाद डाइजेशन, ह्यूमन में डाइजेशन क्या होता है, वो सारा चीज, कहाँ पे कौन सा एंजाइम निकलता है, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और
मिनिमम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना कि कम मेहनत करना पड़े और अधिक बात जान जाए। तो साल भर जो भी किए हों, अभी इतने टर्म्स तो जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो शायद आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो डिटेल का तो कमी नहीं है, और डिटेल जितना पढ़िए उतना अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्म मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन। जैसा कि स्टार्ट में ही बात हुई कि अब जो एसिमिलेटेड फूड है वो हर एक सेल के पास पहुंच गया, अब उससे एनर्जी कैसे लिबरेट हो। तो एनर्जी लिबरेट करने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, बचपन से हम लोग जानते हैं कि सांस लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं, बट नॉट ओनली सांस लेना, ठीक है। सांस लेना ब्रीथिंग कहलाता है, रेस्पिरेशन नहीं कहलाता है। बहुत बार मेरे अपना ही अनुभव आदमी शेयर करता है, तो बच्चों का ये रहता है कि अरे बचपन में तो आप लोगों ने ये पढ़ाया और अभी आप लोग अपनी ही बात से मुकर रहे हो। लेकिन एक बात होती है ना कि बचपन में बच्चे का इंटेक करने का जितना कैपेसिटी होगा उसको उतनी ही बात तो बताई जाएगी ना। हर बात अगर आपको शुरू में ही बताई जाएगी तो आप घबरा करके भाग ही जाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेप वाइज पढ़ाया जाता है, ठीक है, सीधी सीधी सिखाया जाता है। तो बचपन में हम लोग यही जानते हैं कि सांस लेना और छोड़ना वही होता है, ठीक है। लेकिन सांस लेना और छोड़ने को हम लोग एक्चुअली सिर्फ कहते हैं ब्रीथिंग, जिसमें कि हम लोग इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। बट रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि फूड जो है, फूड पार्टिकल्स जो कि ग्लूकोज के रूप में है, उससे अल्टीमेटली एनर्जी लिबरेट हो रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जानते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए, ये जो इस तरह से एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट इसको बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है ना कि ये अगर आपको याद रहेगा ना, तो आपको जैसे ही दिमाग में आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैसे ही आप कंटिन्यूसली कौन कौन सा पार्ट है, डायग्राम को ध्यान में रखिए। डायग्राम आपको बनाने नहीं आएगा, बार बार बता रही हूं, पर लेबलिंग करने के लिए आएगा। डायग्राम को दिमाग में रखिए। कोई भी व्यक्ति रात में सोते समय भी इतना, मतलब इसको बार बार रिपीट करके अपने आप में याद कर लीजिए कि रात में सोते समय भी बोले रेस्पिरेशन, तो आपको स्टेप वाइज वो सीरीज याद आ जाना चाहिए। तो वो कौन सा सीरीज है कि नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स का जगह होता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और उसके बाद ट्रेकिया को विंड वाइप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ब्रोंकाई, जब ट्रेकिया लंग्स में घुस जाता है तो उस जगह पे वो सेपरेट होता है, क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, तो वहाँ पे वो 2 पार्ट में सेपरेट होता है, तो उसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जब इंटर कर जाता है लंग्स में, तो डिफरेंट छोटे छोटे और पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स का सबसे लास्ट पॉइंट होता है एल्वुलाई। और एल्वुलाई जो है एयर सेक कहलाता है। सेक मतलब एक थैला लाइक स्ट्रक्चर, झोली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और इस तरह से ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन को वो सेल तक पहुंचा सके और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो सके, ठीक है ना। तो ये फ्लो चार्ट है, और ये फ्लो चार्ट आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए विथ स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन साइंस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्पेलिंग इंपॉर्टेंस रखता है। आपको लाइन बाय लाइन ये याद होना चाहिए। तो द ट्रेकिया हैज रिंग्स ऑफ, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि द ट्रेकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच कीप्स द एयर वे ओपन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। कि अगर मान लीजिए एक क्षण के लिए कि जब हवा नहीं रहती है, हवा ट्रेकिया में विंड पाइप में थोड़ी देर के लिए हवा उससे निकलती है, तो भी वो कोलैप्स नहीं करता है, मतलब कि वो आपस में सिकुड़ नहीं जाता है। क्यों नहीं सिकुड़ता है? क्योंकि कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज जो होता है एक तरह का बोन होता है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जो कि हमारे ईयर में भी पाया जाता है, ईयर के पिन में इस साइड में पाया जाता है, और ये जो है उसको कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है एल्वुलाई।
एल्वियोलाई, अभी मैंने जैसा बताया, बैलून लाइक टाइनी एयर सेक प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स, दे आर सराउंडेड बाय मेनी ब्लड कैपिलरी। क्यों? क्योंकि ब्लड कैपिलरी ही वो कैपिलरी है जो कि आपको ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी सेल से लंग तक लाने का काम कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम कर रही है। ये दोनों काम किसके द्वारा हो रहा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द ब्लड। उसी के माध्यम से हमारे बॉडी में के डिफरेंट सेल्स में, सेल्स तो पूरे बॉडी में है पर लंग्स के पास ही आकर के एक्सचेंज होना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, तो वहाँ तक लाने का काम ब्लड कैपिलरी करती है और इसीलिए एयर सेक में ब्लड कैपिलरी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन इंटर्स इन द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द ब्लड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारा डायग्राम। ठीक है, भले इस डायग्राम में आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे होंगे, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा तो मेनली बहुत ज़्यादा टर्म्स में आपको नहीं जाना है। नाजल कैविटी, नॉस्ट्रिल और यहाँ पे ये तीनों पार्ट मिलकर के फेरिंग्स बनते हैं। आपको ये तीनों डिटेल नहीं जानना है, आप फेरिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टंग, सॉफ्ट प्लेट, ये सब उतना जरूरी नहीं है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है कि फूड पाइप, और एक जगह पे वो जगह होती है जहाँ पर फूड भी उसी नली से गुजर रहा है और एयर को भी वहीं पे इंटर करना है। तो एक क्षण के लिए यहाँ पे एक मस्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है और उसका काम है कि वो एक क्षण के लिए, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस तो कंटिन्यूअस ले रहे हैं हम लोग, लेकिन खाना तो कभी कभी हम लोग खाते हैं, तो जब फूड पार्टिकल इंटर वहाँ पे करेगा तो एयर वाले को के साइड को थोड़ा सा वो ढक देगा और ये काम वो आराम से करता है। हम लोग समझते हैं ना कि हम लोग बहुत बहादुर हैं, हम लोग बहुत तरह की चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, लेकिन बहुत पहले से बहुत बहादुर नेचर रह चुका है। ठीक है ना, और नेचर ने, सोचिए कि हम लोग कितने डिफ़िकल्ट चीज़ को तैयार किया है नेचर ने और कितना सोच समझ करके तैयार किया है कि एक क्षण के, और इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय बात मत करो, खाते समय हंसो मत, क्योंकि वैसा करने से क्या है ना कि हमारा बॉडी समझ नहीं पाता है कि अभी मुझे किस चीज़ को ढकना है और किस नली को खुला रखना है। तो इसीलिए अगर हम लोग वैसा कभी करते हैं तो हम लोग सरकना जो कहते हैं ना, तो मिथ है कि कोई याद कर रहा होगा इसलिए तुम सरक गए। नहीं, एक्चुअली हमारे खाने के समय में कुछ हम लोगों ने खुराफात किया होता है, इसलिए हम लोग सरक जाते हैं, है ना। तो उसके बाद आपको ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, लेफ्ट और ये दो लंग्स हैं। अच्छा, एक और ऑर्गन है इम्पॉर्टेंट, डायफ्राम, ये एक मस्कुलर पार्ट है जो कि हमारे लंग्स के पास रहता है और ये जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड होता रहता है। जैसे जैसे हम जब सांस लेते हैं तो वो फिल होता है तो वो डाउनवर्ड होता है और अपवर्ड जबकि उसको मतलब वायु को, एयर को बाहर निकालना रहता है तो उस समय वो अपवर्ड पुश करने का काम करता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी को मटेरियल तो मिल गया, अब ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग में बस इनटेक और आउटटेक हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो रेस्पिरेशन है उसके अंतर्गत आपको कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी का लिबरेशन होता है। ये एक केमिकल प्रोसेस है। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। आपने पढ़ा C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट में बदलता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट निकलता है। और ये जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। वहाँ पे ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड और इसी को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी इस प्रोसेस को जानते हैं। नेक्स्ट है फैट ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट जो है कन्वर्ट किस किस चीज़ में होगा, तो ये 3 टाइप से कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो नॉर्मली आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि रेस्पिरेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मीन्स क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका वो टूटता है,
वो कन्वर्ट होता है, एनर्जी का लिबरेशन होता है, तो हम लोग इसको जो है एरोबिक बोलते हैं। और जब उसकी कमी में टूटता है तो हम लोग उसको एनएरोबिक कहते हैं। अब पहला हम लोग कह लें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि जनरली एक एक एग्जाम्पल से आपके बुक में समझाया हुआ है और आपको उसी एग्जाम्पल पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा मन नहीं भटकाना है, क्योंकि ज़्यादा लंबे रास्ते पे जाइएगा तो जो मेन पॉइंट है वहाँ से गड़बड़ा जाइएगा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा किसी की बात नहीं करेंगे। तो आपके बुक में है ईस्ट का एग्जाम्पल। ईस्ट, इसमें क्या होता है कि इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका मतलब जब वो टूटता है तो बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी लिबरेट होता है। पर इस प्रोसेस में जो है एनर्जी काफ़ी कम मात्रा में लिबरेट होती है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इडली उडली बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, केक बनाते हैं, तो फर्मेंट करते हैं ना, तो वो फर्मेंटेशन में ईस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। और उस समय जो है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस करता है। और हमारा जो ह्यूमन में ऐसे तो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और काफ़ी एनर्जी लिबरेट होती है, जो आपको थर्ड में बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अल्टीमेटली उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। लेकिन ह्यूमन में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तो ऐसा कब होता है कि जैसे जब हम लोग काफ़ी दूर दौड़ते हैं, फिर हम लोग थक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोचिए क्या करते हैं, हम लोग मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और ये एक्चुअली होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। और मसल सेल में, क्योंकि उस समय अधिक ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, हमने ज़्यादा काम कर लिया होता है, तो हमें हमारे सेल को, हमारे बॉडी सेल को और भी अधिक ऑक्सीजन की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई नाक से मेरा काम नहीं चलेगा, अब हमें और भी, तो जहाँ जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन ले सकते तो और कहीं से ले सकते हैं, तो मुंह खोल के हम लोग सांस लेने लगते हैं, ठीक है ना। तो और उसके अंत में, लेकिन अंतर यही है कि ईस्ट के केस में यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, हमारे मसल सेल में लैक्टिक एसिड बन जाता है और कुछ एनर्जी लिबरेट होती है। तो जो लैक्टिक एसिड बनता है उसके कारण क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा क्रैम्प्स ऑफ मसल्स, मसल में जो है ना दर्द सा, खिंचाव सा महसूस होने लगता है, वो कारण यही होता है कि उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है और लैक्टिक एसिड का जमावड़ा के कारण वो हमें खिंचाव सा महसूस होने लगता है। तो ये 3 टाइप हो गए। तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स खत्म होते हैं। लेकिन इसको और डिटेल में आप अगर पढ़ पाइए तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़िएगा वो तो अच्छा है ही। लेकिन ये मेरी कोशिश है कि कम से कम इतना तो आप जरूर जानिए, इतने टर्म्स तो आपको याद होने ही चाहिए। बार बार मैं ये बात जरूर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह, फूड हमने इंटेक कर लिया और उसके बाद उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बन गई, ठीक है। अब उस एनर्जी को तो पूरे बॉडी सेल में पहुंचाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके अपने, क्योंकि हर एक सेल लाइफ का जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो हमारे बॉडी का या किसी भी एनिमल के या प्लांट के बॉडी का हर सेल वो सारा काम कर रहा है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन में पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन से ही। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। हार्ट पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हार्ट क्या है, हमारे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है। पंप किसको कर रहा है, ब्लड को कर रहा है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि डिफरेंट चीज़ों को हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास, ऑल सेल्स के पास पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेंगे, जो आपने ऑलरेडी 9th में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन थोड़े संक्षिप्त रूप में 10th में भी हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड हार्ट जहाँ आया वहाँ ब्लड की बात होनी जरूरी है। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन आया तो ब्लड की बात होनी जरूरी है, तो हम लोग एक बार उसको रिव्यू डाल लेंगे, ठीक है ना। तो ब्लड जो है उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट पहला
प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, एक लाइन में आपको बेसिक बात बता दिया गया है। ठीक है, चारों चीज को इन्वॉल्व कर दिया गया है। मेन फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन और नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका लाइफ स्पान थोड़ा शॉर्ट होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ताकि ये अधिक से अधिक कैरी कर सके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम यहीं पर होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ उसको एक कहते हैं ना रिलेशन में आने में मजा आता है, वो आसानी से उससे अटैच हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन को ये कैरी कर सके। और चूंकि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है इसलिए इसका लाइफ स्पान कम होता है। ठीक है, उसके बाद है WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल रिलेटेड होता है आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, इनको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी सेल्स भी कहते हैं। एक तरह से जैसे सोल्जर किसी चीज़ की सुरक्षा करता है, उसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारे बॉडी के सेल को, जो बाहर से अगर बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे कोई इन्वेडर्स आ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो उनको खत्म करने का काम, उनसे फाइट करने का काम, उनको मारने का काम व्हाइट ब्लड सेल करता है। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ये ब्लड के क्लोटिंग में हमारा हेल्प करता है। जैसे कहीं कट फट गया, खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ब्लीडिंग अपने आप नॉर्मली, अगर शुगर उगर का प्रॉब्लम ना हो तो ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पे काला काला सा एक जाली नुमा परत बनने लगता है, और उसके बाद तो इसको ब्लड क्लॉट होना कहते हैं, और ये प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स के कारण होता है, सॉरी। और अगर इसी में जैसे हम लोगों को कभी कोई बीमारी होती है तो इसीलिए ब्लड की जांच होती है कि हर चीज़ का एक लेवल होता है, तो उतना लेवल है या नहीं बंदे के इसमें, उस हिसाब से ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि मरीज को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम, तो ये ब्लड की बात हो गई, ये रिमाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं हार्ट पे। हार्ट में हम लोगों के हार्ट में पहला तो बात हो गया कि ये हमारे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड को किसको पंप करता है? तो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, पंप करके, पंप का क्या काम होता है कि जैसे हम लोग घर में पंप लगाते हैं तो क्या करते हैं कि नीचे से पानी को पंप के कारण मतलब वो खींचने का काम करता है, और ऊपर की टंकी में जैसे पानी का नॉर्मल स्वभाव क्या है कि वो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। लिक्विड का नॉर्मल स्वभाव क्या होगा, नेचर क्या होगा कि वो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आएगा। लेकिन पंप के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको उल्टी दिशा में खींचने का काम करते हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर। सेम चीज यहाँ पे है कि ब्लड जो है अब नीचे भी उसको सारे पैर तक जाना है, यहाँ सिर तक जाना है, तो इसको पंप करना पड़ता है प्रेशर के साथ। तो ये काम हमारा हार्ट करता है, और हमारे हार्ट की खासियत है कि हमारे हार्ट में 2 बार डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है कि एक बार लंग और हार्ट के बीच में हुआ, सर्कुलेट किया, ठीक है, और दूसरा सर्कुलेशन होता है हार्ट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में, और इसीलिए ह्यूमन में इसको डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो एक बार लंग और हार्ट के बीच में ब्लड सर्कुलेट्स बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और दूसरी बार क्या होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में उसका सर्कुलेशन होता है। ठीक है, राइट साइड ऑफ हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव करता है, और कैसे पास होता है इसमें, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले पार्ट को, दोनों पार्ट को एट्रियम के नाम से जाना जाता है, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पास होता है, और उसके बाद लंग में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। ठीक है, और क्योंकि वहीं पे ऑक्सीजन उसमें कनेक्ट होगा, और ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, तो इसलिए उसको लंग्स तक भेजा जाता है। ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स।
लंग्स में जा करके वो उसका कार्बन डाइऑक्साइड उससे हटा दिया जाएगा, जो कि ब्रीथ आउट के दौरान निकाल दिया जाएगा शरीर से, और जो ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है वो ब्लड में चला जाएगा, ताकि फिर से ब्लड के द्वारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो पास हो सके। लेफ्ट साइड ऑफ द अर्थ रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन वाला ब्लड को रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओर्टा और बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, नाम याद रखना और ये फ्लो चार्ट याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद ये जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करने का काम करता है। वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल देन एट्रिया बिकॉज दे पंप ब्लड टू फार अवे ऑर्गन विथ मोर प्रेशर। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो हार्ट होता है उसमें जो नीचे का पार्ट होता है, जब आप ड्राइंग थोड़ा देख लीजिएगा तो वो ड्राइंग में आपको दिखलाया जाएगा कि वेंट्रिकल का पार्ट जो होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो ठीक होता है एट्रियम के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जहाँ भी प्रेशर ज़्यादा पड़ना होता है तो उसको प्रेशर झेलने के लिए मजबूती तो चाहिए ना दीवार में, ठीक है ना, तो इसीलिए वो थिकर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि टंकी में तो पानी आ गया, ठीक है, अब पानी का सप्लाई सब जगह हम लोग घरों में कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। ठीक है, पाइप लगाते हैं, जहाँ जहाँ हमें पानी की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम लोग पाइप लगाते हैं और उसमें नल लगाते हैं। तो हमारे बॉडी में भी उस तरह के पाइप की ज़रूरत होती है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, तो वही ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। और ये तीन तरह के फिर होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। समटाइम्स इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से याद रखेंगे तो आप यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेज ऑल्सो, मतलब चार्ट बना करके, बॉक्स बना करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टरी क्या हो गया? ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। ठीक है ना। ऑर्टा जो है वो एक तरह की आर्टरी है और दे हैव थिक इलास्टिक वॉल एंड ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, मतलब कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा। वेंट्रिकल का बाल ठीक होता है और एट्रियम का बाल जो है, वाल जो है वो थिन होता है, और यहाँ पे आर्टरी का वाल ठीक होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ से ब्लड हाई प्रेशर के साथ पास होना है वहाँ का वाल जो है वो थिक होता है। वेंस में जो है वो, वेंस का काम है डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर वो ब्लड को सप्लाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि सेल से जो ब्लड लेगा वो उसमें जो है उस सेल ने ऑक्सीजन ले लिया अपने काम के लिए, और वेस्ट मटेरियल दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड को उसने दे दिया कि भैया इसको ले जाओ अब तुम, ठीक है, प्यूरिफाई करने के लिए। तो वेंस का वो काम होता है, और वेंस में ही जो है वो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वॉल्व्स का प्रेजेंट होना। तो वॉल्व्स के कारण क्या होता है कि ये प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी। अब ऐसा कभी नहीं हो जाए कि नली ही तो है तो ऊपर, और लिक्विड का तो नेचर है कि वो ऊपर से नीचे जाएगा तो उल्टी दिशा में कहीं बहने लगे तो फिर क्या होगा। तो इसको रोकने के लिए नेचर ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, तो उसने वहाँ पे वॉल्व्स दिया है, कपाट जिसको बोलते हैं, ताकि उसके द्वारा जो है बैक फ्लो नहीं हो ब्लड का, ठीक है, वो अपने सही डायरेक्शन में आगे की ओर आए। तीसरा है कैपिलरी। कैपिलरी अब ये सोचिए कि जब पाइप्स लगाते हैं हम लोग पूरे अपने घर में, तो एक पाइप का दूसरे पाइप से कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? वहाँ पे आपने कभी ध्यान दिया होगा, खास करके लड़कों को तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक छोटा सा ना पार्ट लगाते हैं जिसमें कि दोनों पाइप को जोड़ने का काम जिसके द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, आपको आर्टरी और वेन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, कौन करता है? कैपिलरी, ठीक है। ये स्मॉल कनेक्टिंग पॉइंट्स होता है, और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि ये इसका वाल काफ़ी थीन होता है, ठीक है ना, बहुत पतला वाल होता है इसका, जिसके कारण यहीं पे एक्सचेंज होता है। मतलब कि ब्लड में डिफरेंट सेल्स जो है अपने वेस्ट मटेरियल को
देने का काम करते हैं और उस ब्लड से जो है एक्सेप्ट करते हैं, यूजफुल थिंग्स को एक्सेप्ट करने का काम इसी कैपिलरी की जगह पे करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल, ये सारा चीज़ एक्सचेंज होता है कैपिलरी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 3 वेसल्स हैं, नली है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। दिमाग में रट लीजिएगा, 2-2 पॉइंट्स दिए में एटलीस्ट इतना तो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों के हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखने में भले ही बड़ा ही उलझा हुआ लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आपको वो आउटलाइन जैसा आएगा और उसमें आपको लेबलिंग करना आएगा, तो आपको मेनली याद रखना है। मैं देखती हूँ, मैं होगा तो इसका इजी ये भी एक आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी ताकि आप उसको ईजिली समझ सकिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े नाम थोड़े ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। इतने सारे नाम को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लास 10 में मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपके बुक में भी वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और दिया हुआ है, आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ब्लड के साथ साथ एक और ये होता है, टिश्यू होता है जिसको कि फ्लूइड होता है, जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट शो करता है, जिसको कि हम लोग लिम्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा सर्कुलेट होता है, ठीक है। लिम्फ क्या है? येलोइश फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम द लीक्ड आउट प्लाज्मा फ्रॉम कैपिलरी। कैपिलरी से ब्लड पास हो रहा है जब, तो कैपिलरी का वॉल काफ़ी थीन है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कभी कभी कि थोड़ा सा उसका प्लाज्मा, ब्लड का जो एक पार्ट है वो लीक आउट हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है प्लाज्मा भी, ठीक है। और वो जो है लिम्फ बनाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। येलोइश फ्लूइड फॉर्म्ड फ्रॉम लीक्ड आउट प्लाज्मा फ्रॉम कैपिलरी। बहुत ही एक लाइन में आपको इसको बताया गया, इतना आप लोग रट लीजिएगा। प्लाज्मा आप जानते हैं कैपिलरी से निकल रहा है, येलोइश पार्ट है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन: कैरी डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हेल्प्स इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद करता है, ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड, और ब्लड में एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को वापस लौटाने का काम करता है, ताकि ब्लड का कंपोजिशन डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्ट टॉपिक है जिसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जब जब हम लोग ह्यूमन बीइंग पे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो साथ में हमें प्लांट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। तो उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन मेनली क्या किसका होता है? वाटर और मिनरल्स का और फूड पार्टिकल्स का। अब फूड कहाँ पे बन रहे हैं? ग्रीन पार्ट में, दैट इज मोस्टली लीफ में, ठीक है ना। अब लीफ में फूड बन रहा है और उसके बाद पूरे प्लांट पार्ट्स में उसको सर्कुलेट करना है, और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? रूट के द्वारा, ठीक है। तो रूट नीचे साइड है, सॉइल के अंदर है, वहाँ से वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको पूरे प्लांट्स पार्ट में वहाँ भी सर्कुलेट कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो यहाँ भी चाहिए भाई। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेनली 2 तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कुछ याद आ रहा है? तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू वाले चैप्टर में आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू हैं। वाई इट इज नोन एज, दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बिकॉज दे ऐसे इन जनरल हम लोग जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, जिनकी बनावट भी सेम होती है और उनका काम भी सेम होता है। लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के मिलने से बनते हैं, और चूंकि ये 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के मिलने से बनते हैं, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लिप्स की ओर, और इसका जो है वो ट्रांसपीरेशन पुल, मतलब कि लीफ के द्वारा स्टोमाटा के थ्रू प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि एक्सेस वाटर जो है वो आउट होता है, उसकी बॉडी से बाहर निकलता है। अब जब वहाँ से वाटर वेपर के रूप में वो निकल गया वाटर, तो वहाँ पे पानी की कमी हो गई। अब उसको पानी चाहिए, जहाँ जिस चीज़ की कमी है उसको फिल करना फिर पड़ता है, तो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, और वो फिर एक ट्रांसपीरेशन पुल बनाता है इस तरह से ऊपर की ओर, और वो ऊपर की ओर खिंचाव करता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा क्रिएट्स अ
suction or pulling force that pulls water upward through the xylem. Understood? तो जाइलम का काम है मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करना और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोएम लीव्स से उसके सारे पार्ट में प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को फूड पहुंचाने का काम करता है और इसका प्रोसेस जो है ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। यहाँ हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और ये हो गया ट्रांसलोकेशन। तो फूड का जो ट्रांसफर होता है वो प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। उसके बाद इट इज एन एक्टिव प्रोसेस मीनिंग इट रिक्वायर्स एनर्जी। एक्टिव और पैसिव प्रोसेस आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने चौथे और लास्ट, इस पार्ट के लास्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि कहीं भी अब वेस्ट मटेरियल बन गया है, उसको कचरा को तो हम लोग संभाल के नहीं न रखते हैं, कचरा को तो हम लोगों को हटाना पड़ता है ना, क्योंकि कचरा को आप रखिएगा तो क्या होगा, बदबू फैलेगी, बीमारियां होंगी हमारे बॉडी में। तो बॉडी से हर एक लिविंग बीइंग के बॉडी में लगातार लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं, जिसके कारण वेस्ट मटेरियल बनता है और उसका एक्सक्रीशन भी, उसका आउटगोइंग भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए एक्सक्रीशन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन और सर्कुलेशन, इन सब के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है हमारे बॉडी सेल्स में, उसको रिमूव करने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है और ये प्रोसेस ही एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही आसान और इसमें कम टर्म्स हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। ये चार ही है इसके पार्ट, जिसको आप आसानी से, इसका ड्राइंग भी बहुत ही ईजी है और आप आसानी से याद रख सकते हैं। किडनी फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा यूरिन का पास आउट होता है हमारे बॉडी से। यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन टेम्पोरली, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टोर होता है। तब उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन उसके डिटेल में जाने के लिए हम लोगों को ये प्रोसेस होता कैसे है, ब्लड ऐसे यूरिन को कैसे अलग करने का काम करता है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा नेफ्रॉन को जानना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है ना। ड्राइंग देख करके थोड़ा सा आपको लगेगा कि उलझा हुआ ड्राइंग है, लेकिन जब उसको समझ लीजिएगा तो इतना भी उलझा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है इसी के मिलने से बहुत सारे, देखिए मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के मिलने से एक किडनी बनती है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन का जो है वो मेनली आपको दो पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है ट्यूबुल्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि कटोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स भरे हुए होते हैं और उसी से वो पास होते हैं और वहाँ पे वो छन्ने का काम करते हैं, ठीक है। उससे वेस्ट मटेरियल को अलग किया जाता है। फिल्टर ब्लड, ब्लड में क्या क्या वो फिल्टर करता है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पर उसको वो छानने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब वो ट्यूबल्स में, नेफ्रॉन के ट्यूबल्स में वो पास करता है, फिर वो छना हुआ ब्लड, तो फिर से वहाँ पे एक बार रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि छानने के दौरान देखा जाता है, बॉडी मतलब महसूस करता है हर समय, हम लोग तो अंदर थोड़ी देख रहे हैं, है ना, कि कुछ एक्स्ट्रा चीज भी छना गई है, तो उसको फिर से वो रीएब्जॉर्ब करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो जब वो छना हुआ ब्लड जो है वो पास करता है ट्यूबुल्स से, तो जो बॉडी को एहसास होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज भी छन गई है, तो उसको वापस से ब्लड अपने में रीएब्जॉर्ब करता है। तो ये ट्यूबुल्स में होता है, जैसे कि ग्लूकोज और वाटर को वो रीएब्जॉर्ब करता है। उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है।
जो अब अल्टीमेटली रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो पार्ट बच गया उसमें मेनली यूरिया और एक्सेस सॉल्ट बचा हुआ होता है और वही यूरिन कहलाता है, ठीक है, जिसको कि बॉडी से आउट किया जाता है, पास आउट किया जाता है। हीमोडायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी यूज टू फिल्टर ब्लड फॉर पेशेंट विथ किडनी फेलियर, ये भी आप लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा ही फेमस है कि किडनी फेल हो जाता है तो आर्टिफिशियली उनमें डायलिसिस पे उनको रखा जाता है, तो वो ये प्रोसेस है। तो इस तरह से हमारा एक्सक्रीशन ख़त्म होता है और ये सिंपल सा फोटो है जिसमें कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को दिखलाया गया है। लेबलिंग ध्यान में रखना है, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स आपको याद रहने चाहिए, उनका पोजीशन आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट, बहुत ही इजी है, ये बहुत ही कम टर्म्स में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बार बार जान चुके हैं। ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन, जो ज़्यादा पानी प्लांट में होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकलता है। वेस्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स इन द लीफ दैट फॉलो, जो पत्तियों में ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाता है या कुछ प्लांट्स के पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल और उसके पार्ट होते हैं जिसमें कि वो जमा होता है वेस्ट मटेरियल और वो समय समय पे प्लांट से अलग हो जाता है, ठीक है। और ये सारा जो रिलीज हो रहा है कहाँ से, स्टोमाटा के थ्रू। वुडी प्लांट में ये काम लेंटिसेल्स करते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम, जाइलम टिश्यू में ये जमा होते हैं। तो इस तरह से हमारा एक्सक्रीशन भी खत्म होता है। जो हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस था, ये चारों प्रोसेस जो हैं किसी भी लिविंग बीइंग के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स को इस वीडियो आ रही हूँ। आशा है कि आप लोगों को इससे लाभ होगा और इतने टर्म्स कम से कम याद कीजिए, कम से कम, बाकी डिटेल तो है ही और डिटेल तो याद करना ही चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। हमने लाइफ प्रोसेस, ये पूरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में इस वीडियो में जाना। अब जैसा कि नॉर्मली है कि जब आप कुछ पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा अपने नॉलेज का चेक करना भी ज़रूरी होता है और इसी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैं एक 30 मार्क्स का मॉक पेपर आप लोगों को इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें हैं जैसा कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और बोर्ड्स के लिए जैसा टाइप इम्पॉर्टेंट होता है उसको ध्यान में रखते हुए ओनली 30 मार्क्स का अभी ये है, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का। और लास्ट में उसका आंसर की भी दिया हुआ है ताकि आप खुद को खुद चेक कर सकें और फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, कमेंट मी और पढ़िए, अच्छा से उसको ध्यान से पढ़िए।